वेलकम बच्चों। आज हम लोग बात करने वाले हैं नेक्स्ट ग्लैंड के बारे में, एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में, है ना। प्रीवियसली हमने जो एंडोक्राइन सिस्टम हमारा कंटिन्यू चल रहा है, प्रीवियसली हमने कुछ ग्लैंड्स के बारे में बात कर लिए है, जैसे हाइपोथैलेमस ग्लैंड के बारे में, पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में, थायराइड ग्लैंड के बारे में। और आज हमारा जो आज का टॉपिक है, इस वीडियो के थ्रू हम आपको समझाने जा रहे हैं पैराथायराइड ग्लैंड। ठीक है, तो हमने प्रीवियसली कौन कौन से ग्लैंड के नाम, कौन कौन से ग्लैंड को हमने डिस्कस कर लिया। पहला ग्लैंड था हमारा हाइपोथैलेमस, ठीक। दूसरा ग्लैंड हमने डिस्कस किया पिट्यूटरी, ठीक। तीसरा ग्लैंड हमने डिस्कस किया थायराइड, ठीक है। तो ये तीन ग्लैंड्स हमारी कवर हो चुकी हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, जिसमें हम आज बात करने वाले हैं पैराथायरॉइड ग्लैंड। कौन से ग्लैंड के बारे में बात करेंगे? पैराथायरॉइड ग्लैंड। हेडिंग बना लीजिए और हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए, सबसे पहले हम, जैसा हम सभी ग्लैंड्स के बारे में हमने बात करी स्टार्टिंग में ही, इनकी ओरिजिन क्या होती है। अगर हम ओरिजिन की बात करें तो इसकी ओरिजिन है एंडोडर्मल। कैसी ओरिजिन है? एंडोडर्मल ओरिजिन है, मींस एम्ब्रियो के एंडोडर्म से ओरिजिनेटेड होती है ये ग्लैंड, ठीक है। दूसरी बात करें इसके लोकेशन की, ये बॉडी में है क्या, कहाँ पे, उसकी हम बात करें तो इसके वर्ड से ही हमें समझ आता है। क्या वर्ड से मिलकर बना है? दो वर्ड से मिलकर बना है, पैरा प्लस थायरॉइड। अब आपने थायरॉइड ग्लैंड का लोकेशन तो देख ही लिया था, नेक रीजन में है ना, ट्रैकिया के पास है, ट्रैकिया के ऊपर है। यहाँ पैरा वर्ड का मतलब है ओवर, है ना, ओवर द थायराइड ग्लैंड ये प्रेजेंट होती है ना। थायराइड ग्लैंड के ऊपर लगी होती है, बट कौन से सरफेस पे? डोर्सल सरफेस पे, है ना। थायराइड ग्लैंड हमारा इस ट्रैकिया के ऊपर है, ट्रैकिया का जो थायराइड ग्लैंड का डोर्सल सरफेस है उस तरफ लगी होती है, ठीक है। तो इसके लोकेशन में हम लिखेंगे एम्बेडेड इन thyroid gland over the dorsal surface। कौन से सरफेस पे ये एम्बेडेड होती है? डोर्सल सरफेस पे होती है। ये नहीं सोचना है कभी भी कि वेंट्रल सरफेस पे होती है, ठीक है। अब इसके नंबर की बात करें, कितने नंबर में होता है, तो नंबर की अगर हम बात करेंगे तो जैसा हमने थायराइड ग्लैंड में देखा था कि दो लोब्स होते हैं थायराइड ग्लैंड के, तो ये थायराइड ग्लैंड के एक लोब के ऊपर दो पैराथायराइड ग्लैंड लगी होती है, तो मतलब टोटल नंबर कितना? 4 हो जाता है ना। तो नंबर कितना है इनका? 4, है ना। 4, या फिर आप इसको क्या लिख सकते हैं? 2 पेयर्स। कितने? 2 पेयर्स, या फिर 1 पेयर on each lobe of thyroid gland। थायराइड ग्लैंड के हर एक लोब पर दो ग्लैंड्स, दो पैराथायराइड ग्लैंड्स लगी होती है, मतलब एक पेयर जो है पैराथायराइड ग्लैंड थायराइड ग्लैंड के एक लोब के ऊपर लगी होती है, ठीक है। तो हमने क्या क्या समझ लिया? ओरिजिन देख ली, लोकेशन देख लिया और नंबर देख लिया, ठीक है, कितने नंबर में है। तो जैसा हमें पता है कि ये हमारा एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, तो ऑब्वियसली ये कोई हार्मोन सिक्रीट करता होगा। तो इसका सिक्रीशन क्या है? इसका सिक्रीशन क्या है ये हमें पता होना चाहिए। तो सिक्रीशन जो होगा वो कोई क्या होगा? हार्मोन होगा, क्योंकि एंडोक्राइन ग्लैंड है ना। अब ये कितने हार्मोन सिक्रीट करता है, कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है, उसके बारे में बात करें तो हार्मोन के नंबर की अगर हम बात करें तो सिर्फ एक हार्मोन सिक्रीट करता है,
ओनली वन हार्मोन, सिंगल हार्मोन सिक्रीट करता है, जिसका नाम है, नाम लिख रहे हैं यहाँ पे, पैराथॉर्मोन। पैराथॉर्मोन, क्या नाम है हार्मोन का? पैराथॉर्मोन। याद कर लीजिए, दोबारा से फिर से रिपीट कर रहे हैं। एक हार्मोन सिक्रीट करता है, दैट इज द पैराथॉर्मोन, या फिर शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं PTH। शॉर्ट फॉर्म में क्या? PTH, पैराथॉर्मोन। ठीक है, तो पैराथॉर्मोन मेन एक इनका सिक्रीशन है। इसका एक और नाम है, ऑल्सो नोन एज, इसको एक और नाम देते हैं, यहीं पे नाम लिख रहा हूं मैं, कोलिप्स हार्मोन। इसका दूसरा नाम है कोलिप्स हार्मोन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, याद रखना है, नाम से, साइंटिस्ट के नाम से रिलेशन है, इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कोलिप्स हार्मोन। ये कोलिप्स हार्मोन क्यों कहा जाता है? क्योंकि कोलिप जी ने सबसे पहले इस हार्मोन को प्योर फॉर्म में ऑब्टेन किया था, प्योर फॉर्म में इसको सेपरेट किया था। कोलिप हार्मोन क्यों कहा जाता है, ये भी यहीं पे रीजन में लिख लेंगे, बिकॉज कोलिप ऑब्टेन इट्स प्योर फॉर्म, है ना, लिख लेंगे, बिकॉज कोलिप ऑब्टेन इट्स प्योर फॉर्म। इसका प्योर फॉर्म जो है वो कोलिप जी ने ऑब्टेन किया था, इसलिए इसको हम कोलिप हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये इनका सिक्रीशन हो गया। अब बात आती है कि पैराथॉर्मोन का फंक्शन क्या है ना, पैराथॉर्मोन का रेगुलेशन क्या है, क्या किस फिजियोलॉजी को ये कंट्रोल करता है, किस फिजियोलॉजी पे इसका कंट्रोल है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, आप नोट करेंगे, रेगुलेशन ऑफ या फंक्शन ऑफ पैराथॉर्मोन। फंक्शन ऑफ पैराथॉर्मोन, पैराथॉर्मोन का या कोलिप्स हार्मोन का फंक्शन क्या है? कोलिप्स हार्मोन, ठीक है, कोलिप्स हार्मोन का फंक्शन क्या है? तो इसके फंक्शन की अगर हम बात करें तो इसका मेन जो फंक्शन है, टू मेंटेन होमियोस्टेसिस, या इसका जो फंक्शन है लिखेंगे, regulates होमियोस्टेसिस, होमियोस्टेसिस मेंटेन करता है। अब होमियोस्टेसिस का मतलब हमने स्टार्टिंग में ही बात कर ली है, टू मेंटेन स्टडी स्टेट, है ना, एक जैसा कंडीशन मेंटेन करता है, होमियोस्टेसिस मेंटेन करता है। कैसे मेंटेन करता है वो आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, बाई रेगुलेटिंग कैल्शियम आयन एंड फॉस्फेट आयन कंसेंट्रेशन। कैल्शियम आयन और फॉस्फेट आयन के कंसेंट्रेशन को मेंटेन करके, रेगुलेट करके, ये होमियोस्टेसिस को मेंटेन करता है। कहां पे? इन ECF, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में। जो हमारा टिश्यू होता है, मान लिया ये सेल्स का एक ग्रुप है ना, सेल्स के आसपास जो सेल्स के सिक्रीशन होते हैं, जो इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं, है ना, इधर जो फ्लूइड भरा होता है, इधर जो फ्लूइड होता है, सराउंडिंग सब्सटेंस होता है सेल का, दैट इज टर्म्ड एज ECF। इसको हम क्या बोलेंगे? ECF। पूरा नाम क्या होगा? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ठीक है, तो इस एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में कैल्शियम
का आयन और फॉस्फेट का आयन को मेंटेन करता है, रेगुलेट करता है। मींस क्या करता है कि अगर कैल्शियम आयन यहाँ हमारा इधर ECF में कम हो रहा है तो उसको इंक्रीज कराना इसका मेन रोल है, ठीक है। और ये मैंने एक टर्म यूज किया कि अगर ECF में कैल्शियम आयन कम हो रहा है तो उसको इंक्रीज कराना। और इसी का जस्ट अपोजिट काम करता है एक आपने हार्मोन पीछे देखा था, है ना, थायरोकैल्सिटोनिन, जो अगर ECF में कैल्शियम आयन बढ़ता है तो उसको कम कराना, है ना। तो दोनों एक दूसरे के उल्टा काम करते हैं। तो यहाँ ECF में कैल्शियम आयन और फॉस्फेट आयन का कंसंट्रेशन मेंटेन करा जाता है पैरा हार्मोन के थ्रू, जिससे होमियोस्टेसिस जो होता है ECF का मेंटेन रहता है। मतलब ECF में सोल्यूट एंड सॉल्वेंट का जो कंसंट्रेशन है वो हमेशा एक जैसा मेंटेन रहे, ये हमारा रोल होता है मेन पैराथॉर्मोन का, ठीक है। तो ये बात हो गई पैराथॉर्मोन का रोल के बारे में, ठीक है। अब यहाँ हम होमियोस्टेसिस के लिए कैल्शियम आयन और फॉस्फेट आयन को ही ये क्यों रेगुलेट करता है, हमें इसका इंपॉर्टेंस समझना होगा कि कैल्शियम का फिजियोलॉजिकल रोल क्या है एंड फॉस्फेट आयन का क्या फिजियोलॉजिकल रोल है। तो सबसे हम पहले देखेंगे फिजियोलॉजिकल रोल ऑफ कैल्शियम आयन। अगर कैल्शियम आयन का हमें फिजियोलॉजिकल रोल समझ आ गया तो हमें बात समझ आ जाएगी कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ठीक है। तो सबसे पहला इसका फिजियोलॉजिकल रोल है मेंटेन या प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ permeability of सेल मेम्ब्रेन का जो परमिएबिलिटी है प्रॉपर उसको मेंटेन करता है, परमिएबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन सबसे इंपॉर्टेंट काम है। मींस सेल के अंदर कौन से सोल्यूट को एंटर करना है, कौन से सोल्यूट को बाहर जाना है, कितना एंटर करना है, कितना बाहर जाना है, ये कैल्शियम आयन मेंटेन करता है, ठीक है। दूसरा इसका सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है मस्कुलर या मसल एक्टिविटी। हमारी मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन कैल्शियम आयन के बगैर नहीं हो सकता। जो कैल्शियम हमारा मसल के दो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होते हैं एक्टिन एंड मायोसिन, वो कैल्शियम की मदद से ही बाइंड करते हैं, जिससे हमारा मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है और एक्सपेंड करता है, ठीक है। तो मसल एक्टिविटी में भी कैल्शियम आयन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और तीसरा जो इसका रोल है वो है नर्व इंपल्स कंडक्शन। जो नर्व इंपल्स का कंडक्शन होता है, मींस नर्व्स पे इंपल्स का जनरेशन एंड कंडक्शन, है ना, एक नर्व से दूसरे नर्व तक जाना, वो भी कैल्शियम आयन की मदद से ही होता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हार्ट बीट को भी ये कंट्रोल करता है। इसको हार्ट बीट को भी ये हमारा कैल्शियम आयन कंट्रोल करता है। क्यों? क्योंकि हमारा हार्ट बीट का मतलब है कार्डियक मसल, और कार्डियक मसल भी एक तरह की मसल है, तो उसका भी कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन कैल्शियम आयन के पर डिपेंड होगा। तो इसलिए हमारा हार्ट बीट भी कैल्शियम आयन से ही रेगुलेट किया जाता है। नेक्स्ट इसका रोल है ब्लड कोएगुलेशन। क्या है? ब्लड कोएगुलेशन या फिर ब्लड क्लॉटिंग के नाम से आप जानते होंगे, है ना। तो ब्लड क्लॉटिंग में भी जो फाइब्रिन प्रोटीन का नेटवर्क बनता है, उधर भी कैल्शियम आयन की जरूरत होती है, ठीक है। नेक्स्ट रोल है कैल्शियम आयन की बोन फॉर्मेशन। ये तो दोनों का रोल है, कैल्शियम आयन का भी एंड फॉस्फेट आयन का भी।
बोन फॉर्मेशन में दोनों ही पार्टिसिपेट करते हैं, है ना, क्योंकि हमारा जो बोन हार्ड एंड रिजिड होता है वो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के सॉल्ट की वजह से, की प्रेजेंस की वजह से होता है। तो ये बोन फॉर्मेशन में भी इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। नेक्स्ट जो इनका रोल है वो है क्या, फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवा। फीमेल्स में जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है, फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवा, है ना, फीमेल गैमेट का जो फर्टिलाइजेशन होता है, फ्यूजन होता है मेल एंड फीमेल गैमेट का, वहां भी कैल्शियम आयन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आई थिंक आपको इसके इंपॉर्टेंस के बारे में बात समझ आ गई होगी, कितना इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए कैल्शियम। ठीक है, इसलिए हमारा कैल्शियम का होम्योस्टेसिस मींस कैल्शियम का कंसंट्रेशन ईसीएफ में मेंटेन रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये कैल्शियम की बात हो गई, है ना। पॉइंट नोट करके लिखेंगे, ह्यूमन बॉडी में सबसे ज्यादा अगर कोई मिनरल है तो वो कैल्शियम आयन है ना। नोट करके पॉइंट नोट लिखेंगे, मोस्ट अबंडेंट मिनरल इन बॉडी इज कैल्शियम आयन। सबसे ज्यादा अगर कोई मिनरल बॉडी में है वो कौन है, कैल्शियम आयन है। ठीक है, और कैल्शियम आयन हमारा सबसे ज्यादा है, मोस्ट अबंडेंट है, ये बात तो हमने समझ ली। और ये कैल्शियम आयन दो फॉर्म्स में हमारी बॉडी में देखने को मिलता है। 99% कैल्शियम आयन हमारा कहां प्रेजेंट होता है, बोन्स में। कहां प्रेजेंट होता है, बोन्स में प्रेजेंट होता है, जो बोन फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है। 99% बोन्स में प्रेजेंट है, कहां पे, प्रेजेंट इन बोन। ठीक, और सिर्फ 1% प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन ईसीएफ। और ईसीएफ में सिर्फ 1% होने के बावजूद भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये बात आपको समझ आ गई है, क्योंकि कैल्शियम आयन का हमने फिजियोलॉजिकल रोल देख लिया है। ठीक है, चलिए अब आपको एक प्रीवियस लेक्चर से याद दिलाऊं, जो हमारा थायरोकैल्सिटोनिन था। कौन सा हार्मोन, थायरोकैल्सिटोनिन। ये एक हाइपोकैल्सेमिक हार्मोन है, हाइपोकैल्सेमिक हार्मोन है, मतलब ब्लड से कैल्शियम आयन का मूवमेंट कराता है बोन की तरफ। मतलब ये क्या करता है, डिक्रीजेस कैल्शियम आयन इन ब्लड, या फिर ECF। ठीक है, ये थायरोकैल्सिटोनिन की बात होगी। लेकिन जो हमारा अभी हम हार्मोन की बात कर रहे हैं, पैराथॉर्मोन के बारे में, पैराथॉर्मोन इसका जस्ट अपोजिट है। अब हम बात करें अगर पैराथॉर्मोन के बारे में, तो पैराथॉर्मोन है हाइपर कैल्सेमिक हार्मोन है। कैसा हार्मोन है, हाइपर कैल्सेमिक हार्मोन है, जिसका मतलब क्या होता है, दैट मीन्स इट इंक्रीजेस ब्लड कैल्शियम आयन लेवल। ये ब्लड के में कैल्शियम आयन का लेवल इंक्रीज करता है, ये इसका मेन रोल है। और दोनों में मेन डिफरेंस है ना, मतलब एक दूसरे के जस्ट अपोजिट काम करते हैं। इसलिए इन दोनों हार्मोन्स को हम क्या कहते हैं, एंटागोनिस्टिक हार्मोन कहा जाता है ना। थायरोकैल्सिटोनिन एंड पैराथॉर्मोन वर्क्स, यहीं पे नोट कर लीजिएगा, एंटागोनिस्टिकली
एंटागोनेस्टिकली टू ईच अदर, एक दूसरे के ये जस्ट अपोजिट वर्क करते हैं, है ना। मींस थायरोकैल्सिटोनिन जहां ब्लड में कैल्शियम आयन का कंसेंट्रेशन डिक्रीज कराता है, वहीं पैराथॉर्मोन ब्लड में कैल्शियम आयन का कंसेंट्रेशन इंक्रीज कराता है। ठीक है, जो हार्मोन एक दूसरे के अपोजिट वर्क करते हैं उनको बोला जाता है एंटागोनिस्टिक हार्मोन। ठीक है, ये टर्म आप नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। ये तो बात हो गई हमारा इनके पैराथॉर्मोन का हाइपर कैल्शियमिक नेचर का, मतलब क्या हो गया, इंक्रीज कराता है ब्लड में कैल्शियम आयन लेवल। कैसे इंक्रीज कराता है, अब हम इसकी बात करेंगे। ठीक है, चलिए इक्वेशन बना लीजिए। इक्वेशन के तौर पे हम इसको समझ लेते हैं। हाउ पैराथॉर्मोन increases कैल्शियम आयन लेवल इन ब्लड। देखो इसका रोल तो हमें समझ आ गया कि पैराथॉर्मोन ब्लड में कैल्शियम आयन का कंसेंट्रेशन इंक्रीज कराता है, बट कैसे कैसे इंक्रीज कराता है, तो हम आंसर के तौर पर इसको हम डिस्कस करेंगे बाय क्या क्या इनका रोल है वो यहां पे देखेंगे, किस एक्टिविटीज से ये हमारा ब्लड में कैल्शियम आयन का कंसेंट्रेशन इंक्रीज कराता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो पहला है बाय स्टिमुलेटिंग डीमिनरलाइजेशन ऑफ बोन, बाय स्टिमुलेटिंग डीमिनरलाइजेशन ऑफ बोन। बोन का डीमिनरलाइजेशन करना मतलब जो बोन कोई है ना, जो इसमें कैल्शियम कंटेंट है ना, ये कैल्शियम कंटेंट को, कैल्शियम कंटेंट जो बोन के पास है, दैट इज कन्वर्टेड इनटू कैल्शियम आयन एंड एडेड इनटू ब्लड। ये कहाँ ऐड कर दिया जाएगा, ब्लड में। तो इस तरह से हमारा एक पहला जो तरीका है पैराथॉर्मोन का कैल्शियम आयन का कंसेंट्रेशन इंक्रीज कराने का। दूसरा बाय स्टिमुलेटिंग एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम आयन फ्रॉम फूड इन इंटेस्टाइन। जो हम अपना डाइट इंटेक करते हैं, फूड इंटेक करते हैं, उससे कैल्शियम आयन का इंटेस्टाइन, डाइजेशन के बाद वो इंटेस्टाइन की तरफ जाएगा ही, इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होता है, वहां से ज्यादा एब्जॉर्प्शन करवाने से भी हमारा ब्लड में कैल्शियम आयन का अमाउंट बढ़ जाता है। तीसरा तरीका है बाय स्टिमुलेटिंग reabsorption in nephrons, या by stimulating reabsorption in nephrons। यूरिन फॉर्मेशन आपने अगर पढ़ा होगा तो रीअब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है, जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बनता है, अगर उनसे जो यूजफुल न्यूट्रिएंट है एंड दे मूव टू द ब्लड एंड बिकम द पार्ट ऑफ ब्लड, है ना। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बाद जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बनता है उसमें कैल्शियम आयन भी फिल्टर आउट हो जाता है, तो वो कैल्शियम आयन अगेन मूव टू द ब्लड। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं रीअब्जॉर्प्शन। और रीअब्जॉर्प्शन को अगर हम नेफ्रॉन में इंक्रीज करा लेते हैं तो हमारा ब्लड में कैल्शियम आयन बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये तीन कुछ तरीके हैं कि हमारा जो पैराथॉर्मोन है वो अपना ब्लड में कैल्शियम आयन इन एक्टिविटीज से इंक्रीज कराता है। ठीक है, तो एक आपके दिमाग में बात चल रही होगी कि भाई कितना इंक्रीज कराता है। तो नॉर्मली जो हमारा
ब्लड का कैल्शियम लेवल होता है वो आप यहाँ पे नोट करके लिख लेंगे। नॉर्मली 100 ml of blood 100 ml of blood contain 12 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम आयन। कितना? 12 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम आयन 100 ml ऑफ ब्लड हमारा कंटेन करा होता है नॉर्मली, है ना। अब नॉर्मल इससे ज्यादा हुआ तब भी अब नॉर्मल है, कम हुआ तो डेफिशिएंसी है। तो ये आपको वैल्यू याद होनी चाहिए, ठीक है। तो इतना हमेशा मेंटेन करना इसका काम है। मतलब इससे अगर इस वैल्यू से कैल्शियम आयन का कंसेंट्रेशन कम होता है तो हमारा पैराथॉर्मोन ज्यादा कैल्शियम आयन ऐड करेगा ब्लड में, ठीक है। चलिए, ये तो बात हम समझ गए कि कैसे हमारा पैराथॉर्मोन कैल्शियम आयन को ब्लड में इंक्रीज कराता है, ठीक है। अब मान लीजिए अगर कैल्शियम आयन ब्लड में इंक्रीज्ड है, मींस नॉर्मल कंसेंट्रेशन से ज्यादा है, या फिर जो कैल्शियम आयन हमारा है ना ब्लड में, उसका रोल क्या है वो आपने फिजियोलॉजिकल रोल में देखा भी था, है ना। तो मेनली इस कैल्शियम आयन का यूज करा जाता है बोन फॉर्मेशन में, है ना। ब्लड नोट का ही आप सेकंड पॉइंट इसको बना लेंगे। ब्लड कैल्शियम आयन used by osteoblast cells of bone। किस बात के लिए? इन द बोन फॉर्मेशन, इन बोन फॉर्मेशन। बोन फॉर्मेशन में ये जो इन ब्लड कैल्शियम है, कैल्शियम आयन है, ये यूज कर लिया जाता है कौन सी सेल से? ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स, जो बोन सेल्स होती हैं, जो बोन फॉर्मेशन करती हैं, जिससे हमारा ब्लड का कैल्शियम यूज हो जाता है, ठीक है। और ये सिर्फ अकेले नहीं है ना। ये यहाँ पे मैं एक बात और ऐड करूंगा, blood calcium ion used by osteoblast cells of bone in the bone formation। यहीं पे लिखेंगे under the influence of विटामिन D3। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, विटामिन D3, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप हाईलाइट कर लीजिएगा। ये बोन फॉर्मेशन में कैल्शियम का यूज सिर्फ पैराथॉर्मोन नहीं करा सकता, विटामिन D3 का एग्रीगेट वर्क है, दोनों एक साथ काम करते हैं एंड हमारा बोन फॉर्मेशन होता है, ठीक है। विटामिन D3 का जो केमिकल नेम है वो भी यहीं पे आप लिख लेंगे, दैट इज केमिकली नोन एज कोलीकैल्सीफेरॉल, कोलीकैल्सीफेरॉल, ठीक। तो कहीं अगर ये टर्म भी यूज करता है तो आप इस बात का भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो यह तो आपकी बात समझ आ गई कि हमारा इंक्रीज्ड जो अमाउंट है कैल्शियम आयन का वो कहाँ जाता है, ठीक है। चलिए, अब हम बात करें पैराथॉर्मोन एक्चुअली किस तरह से काम करता है। पैराथॉर्मोन कैसे हमारा ब्लड में कैल्शियम आयन का कंसेंट्रेशन इंक्रीज कराता है, ठीक है। पैराथॉर्मोन क्या करता है? देखो, ये पैराथॉर्मोन एक्चुअली स्टिमुलेट करता है, स्टिमुलेट्स ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स ऑफ बोन। बोन की बोन डिस्ट्रॉइंग सेल्स होती हैं ऑस्टियोक्लास्ट, इनको ये स्टिमुलेट करता है। एंड ये ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स क्या करती हैं? फीड अपॉन बोन,
ये बोन के ऊपर फीड करती हैं, मतलब बोन को डिस्ट्रॉय करती हैं, फीड्स अपॉन बोन्स। अब बोन डिस्ट्रॉय होगा, है ना, फीड अपॉन, या आप यहां पे जो एक वर्ड यूज करा था डीमिनरलाइजेशन, डीमिनरलाइजेशन, है ना, इनका डीमिनरलाइजेशन करा देती हैं। और बोन का कई बार आउटग्रोथ होता है। एक तो ये तरीका है डीमिनरलाइजेशन करा देती हैं, जिससे हमारा ब्लड का कैल्शियम लेवल बढ़ जाता है। दूसरा, हाँ चलिए यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज हो जाती हैं, टू इंक्रीज ब्लड कैल्शियम आयन लेवल, या फिर दूसरा, अगर कोई बोन अननेसेसरीली ग्रो कर रही है ना, मींस जो नॉर्मल, हम हर बोन का अपना देखते हैं एक नॉर्मल शेप एंड साइज होता है, तो बोन जो ग्रो कर रही होती है बोन ग्रो कर रही होती है उसका ग्रोथ को रेगुलेट करना, मतलब अननेसेसरी पार्ट ऑफ बोन इज रिमूव्ड बाय दीज ऑस्टियोक्लास्ट सेल, है ना। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या होता है, टू रिमूव unnecessary part of asymmetrical bone, कोई असिमेट्रिकल बोन है, उसके अननेसेसरी पार्ट को ये रिमूव कर देता है। मतलब जो पैराथॉर्मोन है वो असिमेट्रिकल बोन को सिमेट्रिकल बोन में भी कन्वर्ट करता है। मतलब क्या हुआ, असिमेट्रिकल बोन is converted into symmetrical bone, किसके थ्रू, बाई पैराथॉर्मोन। ये पैराथॉर्मोन का एक दूसरा भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ना, ये ध्यान रखना है। असिमेट्रिकल बोन को ये सिमेट्रिकल बोन में भी कन्वर्ट करता है। ब्लड कैल्शियम आयन को तो रेगुलेट करता ही है, उसके साथ साथ ये भी इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ना। एंड हाँ, ये आपने तो देख ही लिया था, मसल्स की एक्टिविटी, जो हमारा कैल्शियम आयन है वो मसल्स की एक्टिविटी को भी रेगुलेट करता है, उसका फिजियोलॉजिकल रोल है। तो ऑब्वियस सी बात है कि पैराथॉर्मोन का भी जो एक फंक्शन है वो मस्कुलर एक्टिविटी को भी मेंटेन करता है। ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ये पूरी बात हो गई हमारे पैराथॉर्मोन के बारे में। पैराथॉर्मोन क्या करता है, कैसे करता है ना, किसका अपोजिट वर्क करता है, एंटागोनिस्टिक किसका है, इन सब के बारे में हम इस लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इनके डिसऑर्डर्स के बारे में, है ना। अगर पैराथॉर्मोन का सिक्रीशन कम हो जाता है तो क्या प्रॉब्लम होगा, ज्यादा सिक्रीशन हो जाता है तो क्या प्रॉब्लम होगा। ठीक है, आज के लेक्चर में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में जल्दी ही मिलते हैं। थैंक यू बच्चों।